कमोड के सीट तक में विस्फोटकों का इंतजाम किया गया। कोई बिजली का स्विच नहीं जला रहा था, कोई पंखा नहीं चलाना चाह रहा था, लोगों ने तो मोबाइल फेंक दिए ना। जी जी। ये मोसाद एक ऐसा संगठन है जो ईरान को आज नहीं तो कल खत्म करेगा ही करेगा। और खुफिया एजेंसियों को इसलिए बनाया जाता है ताकि उनके जरिए दुश्मन देशों पर निगरानी की जा सके और राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े मसलों पर यह पता चल सके कि कब कहां कौन से देश में क्या हो रहा है। लेकिन ईरान के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। यह घटना ईरान की खुफिया एजेंसी से जुड़ी थी, जिसे बनाया तो दुश्मन से मुकाबला करने के लिए गया था, लेकिन लंबे वक्त बाद यह पता चला कि दुश्मनों की निगरानी के लिए बनाई गई खुफिया एजेंसियों का प्रमुख ही दूसरे देश का है। यानी ईरान की खुफिया एजेंसी की अगुवाई दुश्मन देश का एजेंट कर रहा था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा देश था और वो कौन सी एजेंसी थी जिसने ये काम किया था। वो देश था इजराइल और खुफिया एजेंसी का नाम था मोसाद। और जो घटना हमने अभी आपको बताई वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदी नेजाद का कबूलनामा है। नमस्ते दोस्तों, स्टोरी स्नाइपर के पॉडकास्ट सेगमेंट में आपका स्वागत है। ईरान और इजराइल के बीच जो घमासान छिड़ा है, आज उसी के बीच एक अहम कड़ी यानी मोसाद पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस बेहद अहम चर्चा में हम मोसाद से जुड़ी उन कहानियों की चर्चा करेंगे जो दुनिया को चौंकाती रही हैं। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मृत्युंजय सिंह जी। आज की चर्चा का सेंटर पॉइंट है मोसाद। मृत्युंजय जी, सबसे पहले ये समझते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति अहमदी नेजाद ने तो ईरान की खुफिया एजेंसी और उनकी सुरक्षा नीतियों की पोल खोल कर रख दी है। उन्होंने कहा है कि दुश्मन से मुकाबला करने के लिए जो खुफिया एजेंसी बनाई गई थी, उसके प्रमुख की भूमिका मोसाद का एजेंट निभा रहा था। और ऐसे एक दो नहीं, बल्कि 2 दर्जन एजेंट ईरान की खुफिया एजेंसी में मोसाद के लिए काम कर रहे थे और इसकी भनक तक ईरान को नहीं लगी। अब सवाल उठता है कि आखिर इजराइल जैसी हाईटेक आर्मी और इजराइल जैसी खुफिया एजेंसी का मुकाबला ईरान कैसे करेगा, जिसके पास ना तो वैसी तकनीक है और ना ही वैसे संसाधन। कि आज इजराइल का जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, वह तकनीकी रूप से और कम से कम अपनी इच्छा शक्ति के मामले में इतना ज्यादा आगे है जो पूरी दुनिया में अनमैच्ड है। खास तौर पे एशिया का कोई भी देश आज, चाहे वो मुस्लिम देश हो या कोई कोई भी अन्य देश हो, उनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो मोसाद के फॉरसाइटेडनेस का मुकाबला कर सकें। मोसाद, अच्छा देखिए, आज तो तकनीकी रूप से बहुत एडवांस दुनिया हम देख रहे हैं। और ये भारत के ऐसे लोगों को जिनको कि मोसाद से नफरत होती है, इजराइल के अस्तित्व को लेकर के वो सोशल मीडिया पर तमाम किस्म की गालियां दे रहे हैं और उसके अस्तित्व को मिटाने का संकल्प जो लोग ले रहे हैं, उनको ये बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि झूठ मूठ का ये एक फसाद पैदा करने की कोशिश करके अपनी ही छवि खराब कर रहे हैं और देश में भाईचारे का माहौल बिगाड़ने का उनका एक प्रयास है। वरना ये मोसाद एक ऐसा संगठन है जो ईरान को आज नहीं तो कल खत्म करेगा ही करेगा। और ईरान का अस्तित्व तभी तक टिका हुआ है जब तक कि मोसाद उनके खिलाफ गंभीरता से कोई कार्रवाई करने का फैसला नहीं करता। आपको मैं बता दूं, 60 के दशक में इनकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है मोसाद वालों की कि 60 के दशक में मोसाद का एक एजेंट वो जाता है साउथ अमेरिका और वहां के किसी देश का से बड़ा बिजनेसमैन बन के वो सीरिया आता है। सीरिया उस समय इजराइल का बहुत बड़ा दुश्मन था, आज भी है। वहां का जो रिजीम है वो आज भी इजराइल का बहुत ही बड़ा दुश्मन है। और इसी के चक्कर में आप देखें तो सीरिया आज बर्बादी के कगार पे भी पहुंचा हुआ है। तो आज वो वहां पर वो व्यक्ति जाता है सीरिया में जाकर के और वहां पर एक बिजनेसमैन के तौर पे स्टैब्लिश करता है, वहां के राष्ट्रपति से अपना ताल्लुकात बढ़ाता है। और उसकी स्थिति हो गई थी वहां के डिफेंस मिनिस्टर और डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, सीरिया के उपराष्ट्रपति के बराबर का उसको दर्जा मिल गया था। ये इतने सिस्टमैटिक तरीके से ये लोग काम करते हैं। और ऐसे लोगों के लिए आज के तकनीकी तौर पे विकसित युग में, जहां पर कि उनके पास आर्थिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है, दुनिया का एक सबसे रिचेस्ट कंट्री में से एक है इजराइल, तो ऐसे माहौल में वो कहां कहां तक घुस जाएगा, इनको कोई इस बात का अंदाजा नहीं है। और उस मोसाद से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनको यहां तक नहीं समझ में आ रहा कि जब ये
यूरेनियम एनरिचमेंट की कोशिश। देखिए, मुस्लिम वर्ल्ड में अगर आपको अपनी ताकत बढ़ानी है तो उनको बस क्या चाहिए, अपनी जनता के लिए रोटी नहीं चाहिए, उनके लिए शिक्षा और जी अस्पताल नहीं चाहिए, उनको वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए वो बस नारेबाजी करने शुरू कर देते हैं। आपको याद जी होगा, पाकिस्तान में, हमारे पड़ोसी देश में, एक लाल टोपी के नाम से एक आदमी जाना जाता है। जी वो जब उससे बात करिए, वो हमेशा न्यूक्लियर फैसिलिटीज और मिलिट्राइजेशन और भारत को कैसे बर्बाद करेंगे, इसी की योजना पर वो बात करता रहता है। अरे हाफिज जी जैसे लोग शांत हो गए। हाँ, बड़ी बड़ी जो वहां की तंजीमें थी, जब उनके पैर उखड़ गए, आज आईएसआई अपना माने पनाह मांग रहा है, कराह रहा है, पाकिस्तान भीतर ही भीतर खोखला हो गया, और ये बात जी करते हैं कि हम एटम बम बनाएंगे। और वो बताता है कि एटम बम बनाने से ही हमारे लिए रोजी रोटी का भी जुगाड़ होगा, क्योंकि वही एटम बम बेचेंगे हम लोग किसको, ये पाकिस्तानी, ये जो लाल टोपी है, वो कहता है कि वही फिर एटम बम वो अरब देशों को बेचेगा, वो दुनिया के जो इररिस्पॉन्सिबल कंट्रीज हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्क, वैसे उन सभी देशों को बेचेगा, और बेचने के बाद उनको मिसाइल टेक्नोलॉजी देगा। इसके बदौलत ये पाकिस्तान जो है अपने लिए इंटरनेशनल करेंसी का जुगाड़ कर पाएगा। अब ये जी बताइए कितने गैर जिम्मेवाराना इनके आइडियाज हैं। और इसी वजह से मैं देख रहा हूं कि इस्लामिक वर्ल्ड के ऐसे बहुत सारे देश हैं जो इस रास्ते पर चल रहे हैं और अपनी जनता को भूखी और नंगी जीने पर मजबूर कर रहे हैं। जी वो अब वक्त की बात है कि ईरान की जनता कब इनसे फेडअप हो करके, और शायद इसराइल भी इसी बात का इंतजार कर रहा है कि ईरान की जनता ही खुद उठेगी और किसी दिन वहां पर पूरे सिस्टम को क्रिपल कर देगी, और जी ईरान की जो 5 करोड़ आबादी है वो वहां के इस्लामिक रिवॉल्यूशन को नाकाम कर देगी। अब या तो वैसा होगा या फिर कोई बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक देखिए, एक और प्रश्न उठता है कि ईरान ने, इसराइल ने, एक बात को लेकर अक्सर कंफ्यूजन होता है। दरअसल ईरान और इसराइल दोनों का नाम आई से शुरू होता है, और जी इस वजह से आप और दोनों ही उधर छोटे सिलेबल वाले वर्ड्स हैं, तो इस वजह से ईरान की जगह कई बार मुंह से इसराइल और कभी इसराइल की जगह पे ईरान निकलता है। इसके लिए मैं जी क्षमा चाहता हूँ। जी जी खैर, तो मैं ये कहना चाहता था कि ये जो वहां की जो जनता है, वहां की 5 करोड़ जनता, वो किसी भी वक्त इन लोगों के ऑर्थोडॉक्स तौर तरीके से और दुनिया के साथ तालमेल बिठाकर जो ये नहीं चल पा रहे हैं, वही पुराना लबादा और लिबास पहनकर मस्जिद के सामने से आप हाथ हिला के लोगों को संदेश दे रहे हो, और वहां पर तुम्हारे बीच में कौन इसराइल के मोसाद का आदमी खड़ा है और आपको कौन सा किस अंजाम तक पहुंचा दे, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए जी वॉर मॉन्गरिंग इनको बंद करके और अपनी देश की जनता के लिए ज्यादा से ज्यादा अपने कंट्री को डेमोक्रेटाइज करना चाहिए। इनके लिए जरूरी है कि अपने समाज को बदलें। आज देखिए, अरब वर्ल्ड को देख लीजिए, चाहे आप जी कतर को ले लें, चाहे सऊदी अरबिया को ले लें, ये जो मुल्क हैं, इनको पूरी तरह समझ में आ गया कि पेट्रोलियम बेस्ड इकोनॉमी अब लंबे समय तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि ईंधन के, फ्यूल के, एनर्जी के दूसरे सोर्सेज अब बहुत तेजी से ढूंढे जा रहे हैं। पानी से चलने वाले, हाइड्रोजन से चलने वाले ऐसे जी टेक्नोलॉजी विकसित किए जा रहे हैं। तो वो देश अब व्यापार के क्षेत्र में व्यापार के नए नए रास्ते खोज रहे हैं, दूसरे चैनल्स खोज रहे हैं, और अपने आप को बना रहे हैं कि हम वर्ल्ड में और कुछ नहीं, हमारे पास तो पेट्रोल है, कल को पेट्रोल की अहमियत खत्म भी हो जाए तो अपने जोग्राफिकल पोजीशन का फायदा उठा करके हम एक बिजनेस हब क्रिएट करें जो कि जी वेस्ट को और ईस्ट को जोड़ सके, क्योंकि वेस्ट एशिया का पोजीशन वैसा है कि मेडिटेरेनियन उसी से एकदम सटा हुआ इलाका है। तो जी अगर वहां किसी चीज का उत्पादन ना भी हो तो भी ये लोग अपने पोजीशन के कारण अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, रेंट पा सकते हैं, अपने पोर्ट दे करके, पोर्ट्स का विकास करके, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करके, ताकि वो व्यापार का एक बहुत बड़ा हब बन सके। और देखिए, सऊदी अरेबिया जो दुनिया का इतना ज्यादा संपन्न देश है, और इसके अलावा आज इजिप्ट, भले बड़ी बड़ी बातें कर लेता हूँ, मैं ये सॉरी माफ कीजिएगा, मैं तुर्की की बात कर रहा हूँ। तो जी अर्दोगान जो है वहां का, वो वहां का राष्ट्रपति, तो वो जी बंदा भी अभी भले स्टेटमेंट चाहे जिस तरह का भी दे, लेकिन वो कभी भी वॉर को एस्केलेट करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि वो एकदम से यूरोप से सटा है, तो उसको पता है कि बिजनेस और व्यापार की अहमियत क्या होती है,
एक समाज के ओपननेस की अहमियत क्या होती है, ये जी हकीकत उनको पूरी तरह से पता है। जी और ऐसे सिचुएशन को देखते हुए मुझे तो यही लगता है कि अर्दोगन हो या कोई भी हो, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड का सबसे मिलिटरली सबसे ताकतवर देश वही, जी। लेकिन वो भी बिल्कुल। सीधे तौर पे इजराइल से भिड़ने की कोशिश नहीं करता। अभी देखिए हाल में ही बहुत दिन पहले की बात नहीं, मई महीने इसी साल की बात है, जिसमें कि इब्राहिम राइसी का एक वो चॉपर क्रैश होता है और उसमें जी उनकी उनका निधन हो जाता है अजरबैजान की पहाड़ियों में। और बात ये चल रही है कि अजरबैजान, जहाँ के 90% से ज्यादा आबादी मुसलमान है, वो अजरबैजान इसराइल का देश दोस्त है। और शायद जो कॉन्स्पिरेसी थियरी उभर के सामने आ रही है, जिसको कि कोई कंफर्म नहीं कर रहा, इस कॉन्स्पिरेसी थियरी में बताया जा रहा है कि अजरबैजान ने ईरान के राष्ट्रपति के खिलाफ जो कॉन्स्पिरेसी हुई थी उसमें इसराइल का साथ दिया था। तो जी कोई मुस्लिम देश आपके साथ नहीं है, और इस्लाम के नाम पर पूरी दुनिया को आप एक तरह का हिंसक संदेश दे रहे हैं इस उम्र में, जबकि आप एक बुजुर्ग की हैसियत से चाहते तो अपने देश की जनता के लिए भी पीस इंश्योर कर सकते हैं, और गल्फ के साथ साथ पूरे वेस्ट एशिया के लिए भी आप पीस इंश्योर कर सकते हैं। लेकिन जी। मुझे लगता है कि इस समय दुनिया के सबसे गैर जिम्मेवाराना तरीके से अगर कोई व्यक्ति काम कर रहे हैं तो ये मिस्टर खamenei ही है। ये मुझे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। अच्छा, कल डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने हम्म, कहा कि इजराइल को ईरान पर के परमाणु संयंत्रों पर, जहां पर परमाणु प्रोग्राम चल रहा है, वहां पर हमला कर हम्म। देना चाहिए। बाकी चिंता बाद में की जाएगी। इसको ट्रंप का पॉलिटिकल स्टंट कहें, उकसावे वाली नीति कहें, क्या कह सकते हैं इसको? देखिए, ये इस तरह के स्टेटमेंट्स जो होते हैं ये तब दिए जाते हैं जब आपको उस तरह से कुछ करना नहीं, जी ताकि ईरान के ऊपर, और ईरान के ऊपर तो उसका असर हो कम हो या ज्यादा हो, लेकिन जो इनके ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आबादी की बात कर रहा हूं, किसी मुल्क की बात नहीं, किसी जी लीडरशिप की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ज्यादातर वर्ल्ड लीडर्स जो है मुस्लिम वर्ल्ड में भी वो ईरान के खिलाफ ही हैं। लेकिन जी एक आम लोग हैं, आम लोगों में मैं देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा ईरान को लेकर के इस समय उत्साह बढ़ रहा है। तो उनको संदेश देने के लिए कि इस तरह की बातें ना करें, ईरान को थोड़ा सा डिमोरलाइज फील कराने, उनको ये कि उनकी कमजोरी को उजागर उजागर करने के लिए, उनका कहने का तात्पर्य यह है कि ईरान का जो न्यूक्लियर स्टेशन है जो उनके, जी। वो हमारी पहुंच के बाहर के नहीं है, और ये हकीकत भी है। अब हाँ। जिस तरीके से बताइए, आपको याद होगा 2009 में एक मालवेयर का इस्तेमाल करके जी और अमेरिका और इसराइल ने उनके पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को क्रिपल कर दिया था। जी एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया उन लोगों ने कि वहां से बैठे बैठे ही इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कंप्यूटर है, जो उनके स्टेशन में लगे हुए हैं, उसको इन लोगों ने क्रिपल कर दिया था। और क्रिपल करने के बाद पूरी तरह से उस चीज को उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत बड़ा झटका लगा। जी आपको एक और बात मैं बताता हूँ, 79 की बात है, और इसको एक फिल्म में भी दिखाया गया है। पाकिस्तान जिस समय यूरेनियम एनरिच कर रहा था, उस दौर में भारत की जो सरकार थी उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी, और मोरारजी देसाई ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ बहुत ही बुरे तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया। जी उन्होंने अपने ही एजेंट्स के बारे में कहा जाता है कि अपने ही एजेंट्स का साथ नहीं दिया, और इस वजह से उनकी उनकी गलतियों की वजह से ही आइडेंटिटी रिवील हुई थी। उसमें इसराइल ने एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसने भारत के खुफिया एजेंसी यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसकी स्थापना मिसेज इंदिरा गांधी ने की थी, और इसी जी बात का खुन्नस था शायद मोरारजी देसाई को। तो जी इसराइल ने ऐसी व्यवस्था की कि पता करें कि जिस जगह पे संदेह था कि पाकिस्तान यहाँ पर एटमिक पर्पस के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है, उसका पता कैसे चले। तो उसने हिंदुस्तानी एजेंट्स की मदद से वो बार्बर शॉप खुलवा दिया, जी और जब साइंटिस्ट वहां आते थे बाल कटवाने, तो इस बात का पता उनके बालों के सैंपल से उसने पता करा लिया कि यहाँ जी पर सच में, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसमें रेडिएशन का कितना अंश है, और उससे पता लगा लिया था इसराइल ने। और इसराइल हमला करने जा रहा था पाकिस्तान के ऊपर, ताकि जी उनके एटॉमिक फैसिलिटीज को
वो नष्ट कर सके, भारत सरकार ने अपने एयर स्पेस की अनुमति नहीं दी, जी मुरारजी देसाई की सरकार ने नहीं दी। और तो और उससे भी बड़ा काम उन्होंने ये किया, इतना महान काम किया, और इसी शायद ऐसी वजहों से ही ऐसे लोगों को राष्ट्रपति भारत में भारत रत्न का पुरस्कार दे दिया जाता है। उन मुरारजी देसाई ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति को फोन करके उनसे पूछ लिया साफ साफ कि भाई हमारे खुफिया वालों ने हमें बताया है, क्या आप एटम बम बना रहे हैं? हम्म, और जैसे ही इस बात की भनक लगी जियाउल हक को, जियाउल हक ने कहा कि जो भी ऐसे लोग जिनके ऊपर संदेह हो कि वो भारत के एजेंट हो सकते हैं, उनको चुन चुन के मारा जाए। और भारत के एजेंट्स को चुन चुन के तड़पा तड़पा के मारा गया पाकिस्तान में। लेकिन जी भारत सरकार हाथ पर हाथ धरी बैठी रही। तो हमारे देश में राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे बहुत खिलवाड़ हुआ है, लेकिन वही इजराइल उसी समय हमारी मदद करने को तैयार था। तो ये मैं बता रहा हूँ 679 की बात, जी 78-79 की बात। तो उस समय इसराइल के अंदर इतनी इच्छा शक्ति थी कि वो उसके लोग हेलीकॉप्टर से वहां उतर के और पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बर्बाद करने का मादा रखते थे। जो समझदार इस्लामिक मुल्क है, भले ही वो इसराइल को पसंद करें या ना करें, लेकिन फिर भी वे इसराइल से उलझने से दूर रहते हैं। वैसे जी मुझे ये नहीं समझ में आता कि 5 करोड़ की आबादी वाला ये ईरान जैसा देश, उसे ऐसी क्या पड़ी है कि वो बार बार इसराइल को उकसा रहा है, जबकि दोनों के बीच काफी दूरी है, कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, दोनों के इंटरेस्ट में कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है। फिर भी मुझे लगता है कि एक कहावत है, एक तरह से कि मैंने उड़ता तीर वाली जो कहावत है, तो उस तरह का ये करते दिखाई दे रहे हैं, जो कि उनको इस बात से बचना चाहिए। और इस मामले में ईरानियन लीडरशिप जो है, वो उसका रुख सबसे ज्यादा गैर जिम्मेवाराना है। इसकी वजह से वहां के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे जा रहे हैं, वहां के संसाधनों पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा है। और जी साथ ही साथ वहां की जनता के लिए जो सैंक्शन लगे हुए हैं, पेट्रोल से 4 पैसे कमा सकते थे, उन सब पर बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। ईरान जी की जनता अपने आर्थिक समस्याओं से जूझ रही है, काफी बड़ी उनके पास आर्थिक चुनौती खड़ी हो गई है अमेरिकी सैंक्शन के बाद। और जी वैसे में बताइए, ये अभी भी वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, तो वॉर मॉन्गरिंग को इनको छोड़ना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, या तो नष्ट हो करके या फिर समझदारी दिखा के। लेकिन डिपेंड जी करता है, ये तो समय ही बताएगा कि इसके नतीजे क्या निकलते जी चूंकि हम लोग मोसाद की ताकत का जिक्र कर रहे हैं तो कुछ घटनाओं को याद दिलाना जरूरी है। अभी लेबनान में हिजबुल्ला के कई लड़ाकों की जो मौत हुई पेजर से सोलर सिस्टम से और मोबाइल में धमाके किए गए। तो ये तकनीक क्या बताती है कि मोसाद आखिर कैसे काम करता है? हमारे दर्शक ये भी समझना चाहेंगे। देखिए, जो पेजर धमाका हुआ वो तो अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है मोसाद के ऑपरेशन के इतिहास पर हम गौर करें तो। कि जैसे ही देखिए, इस समय चाहे कश्मीर की हम बात कर लें, कश्मीर की जो हिंसक तंजीमें हैं, एंटी इंडिया या जी टेररिस्ट या सेपरेटिस्ट तंजीमें हैं, इन सभी तंजीमों के भाषणों में ये बार बार बताया जाता है, इनकी तकरीरें जो होती हैं उसमें, कि मोबाइल हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जी मोबाइल को फेंक दो, उसे मोटे लोहे के बक्से में बंद के करके ताले लगा दो, उसको चेन जी से बांध दो। जी इस तरह की बातें होती हैं। यानी किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में ही इन मौलानाओं को समझ में आ चुका है कि ये कितना खतरनाक है ये सारा टेक्नोलॉजी। तो जी ये संदेश पूरी उस दुनिया में जहां पर कि इनका उद्देश्य ही है अपने लिए एक दुश्मन पैदा करना, और उस दुश्मन को सामने दिखा करके इस्लामिक वर्ल्ड की जो आवाम है, जो जनता है, उसके लिए एक मुद्दा क्रिएट करना, ताकि इस्लाम के नाम पर वो मरने मारने और मरने मिटने को तैयार रहे, जिससे कि इनकी दुकानदारी जो है, धर्म की दुकानदारी, वो चलती रहे। जी 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 यही मैं मानता हूं कि इनका मूल उद्देश्य है। तो इन लोगों ने एक संदेश दिया अपने कैडर्स को, चाहे वो हमास के लोग हों या फिर आपको हिजबुल्ला के लोग हों, कि देखिए इसराइल जितना अपने आप को टेक्नोलॉजिकली एडवांस कर रहा है, हमें उतना ही नीचे जाना है। तो जी नीचे जाना है, ये संदेश जैसे ही इनको मिला, और आप तो जानते ही हैं कि ऐसे जो संगठन हैं, उन संगठनों के अंदर भी मोसाद के लोग हैं, विद्यमान हैं, जी प्रेजेंट हैं। जी
तो जी उन जी लोगों से ये संदेश मिल रहा था कि सूचनाओं के आदान प्रदान की कुछ अलग अब तकनीक विकसित करने की तैयारी की जा रही है, और कुछ रॉ और बड़ा ही रस्टिक या प्रिमिटिव, कुछ ऐसे प्रिमिटिव तौर तरीके अपनाने की बातचीत चल रही है इन संगठनों के अंदर। तो जी इसराइल तो जानते हैं कि इसके पास काफी लंबा अनुभव रहा है, मोसाद के पास, इसराइल के खुफिया एजेंसी के पास, कि किस तरीके से अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को इंश्योर करें। और इसी तरह से उनको इस बात का पता हो जाता है, ये अनुमान लगा पाते हैं कि अब अगला कदम क्या क्या हो सकता है। तो इन लोगों ने तय किया कि आखिर अब ये करेंगे तो क्या करेंगे। तो पता चला कि दुनिया में अभी भी पेजर का निर्माण होता है, जी और जो पेजर बनते हैं उसके कहीं ना कहीं डिमांड्स हैं। तो इनको इस बात की समझ लग गई थी कि अब ये स्विच करेंगे खुद को पेजर पे, क्योंकि पेजर के अंदर कुछ ऐसी विशेषताएं हैं, खासियतें हैं कि आप अपने संदेश तो भेज सकते हैं पेजर के जरिए, और जी साथ ही साथ ये लोकेट कर पाना कि पेजर होल्डर के पास उसका लोकेशन कहाँ है, वो कहाँ से ऑपरेट कर रहा है, ये पता कर पाना बड़ा मुश्किल है। दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, एक तरह जी से उस तरह की स्थिति है। तो ऐसे सूरत में मुझे लगता है कि बड़ी प्लानिंग के साथ इसराइल ने काम करना शुरू किया, और उसमें जी पता किया गया कि ये जो कंपनी है जो दुनिया में वर्ल्ड क्लास का पेजर बनाती है, ये कोई ताइवानियन कंपनी। जी जी तो ताइवानियन कंपनी अगर पेजर बनाती है तो उसके बनाए हुए पेजर को या तो सीधे ताइवान से ये लोग ले जाएंगे, जो जिसमें कि पैठ बना पाना इनके लिए संभव नहीं था। किसी एशियाई देश में एक अपना पैठ बना पाना मोसाद के लिए आसान नहीं था। तो इन लोगों ने क्या किया कि हंगरी में अपने एजेंट्स को भेजा, बिजनेसमैन बना करके, जो कि ताइवान की उस तकनीक को का इस्तेमाल करके और पेजर असेंबल करके और उसको मैन्युफैक्चर करना चाहते थे, और फिर हंगरी से वो बेचना चाहते थे। हंगरी जी अभी के जमाने में, आज के समय में, एक बड़ा ही पीस लविंग कंट्री है, जिसका कि खास तौर पे अरब वर्ल्ड के कॉन्फ्लिक्ट से दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं। जी तो इनको लगा कि अगर हम हंगरी में से ऑपरेट करते हैं, बताइए कि मोसाद के लोग कितने इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने एक ऐसे देश को ही चुना कि अगर वहां से पेजर सप्लाई की बात होती है तो किसी को संदेह ही नहीं होगा कि हंगेरियन कोई बिजनेसमैन उसके प्रोडक्ट्स पर शक करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जी और इनको पेजर चाहिए थे, और वहां पर इन लोगों ने हंगरी में इनके लोगों ने अपने बिजनेस स्टैब्लिश किए। इनके लोगों ने ट्रेवल किया जाकर ताइवान, उस कंपनी से जाकर के उन्होंने बातचीत की कि हम आपके प्रोडक्ट का असेंबलिंग करेंगे, इसके लिए आप हमें परमिशन दीजिए। और जब इस बात की परमिशन इनको मिल जाती है, फिर उसके बाद इनका खेल शुरू होता है कि अब जब तक वो स्विच नहीं करता मोसाद अपने आप को पेजर पे, तब तक उनके बनाए पेजर का क्या होगा। अब जी उसको इकट्ठा करके तो रखेंगे नहीं। उन लोगों ने खुद ही खरीदना शुरू कर दिया, यानी एक विंग मोसाद का मार्केटाइज करता था अपने बनाए पेजर का, और जो दूसरा विंग था वो उसको खरीदता था, ये इंश्योर करता था कि हम उसे कैसे खरीदे ताकि पूरा नेचुरल ट्रांजैक्शन दिखाई दे। जी और ये कहानी जो है, ये कोई ऐसे नहीं मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि इसमें यथार्थ है। सारा का सारा ऑपरेशन, उनके जो मॉडस ऑपरेंडी है, लोगों को पता चली तो लोग अवाक रह गए इस चीज को जान करके। जी और अब इंतजार हो रहा था कि उनके तरफ से कब ऑर्डर प्लेस किया जाता है। और जैसे ही उन्होंने कोटेशन इनवाइट किए, और मोसाद के लोगों, सॉरी माफ कीजिएगा, हिजबुल्ला के लोगों ने, कि अब उनको पेजर की ओर स्विच करना है। और इसराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद को यह समझ में आ गया था कि ये लोग अगर मोबाइल को छोड़ते हैं तो फिर वो पेजर पर ही स्विच करेंगे। तो तुरंत अपने एजेंट्स के जरिए उन लोगों ने संपर्क वहां किया और जी ऑर्डर ले लिए। और मोसाद से जब ऑर्डर मिला तो जो पेजर इन लोगों ने सप्लाई किया, उसकी बैटरी में, देखिए बैटरी पेजर का अगर फटती है तो उसमें एक आदमी घायल हो सकता है, कोई उससे बड़े लेवल की क्षति यानी किसी की जिंदगी चली जाए या एक से ज्यादा लोग मारे जाएं, ऐसा ऐसी उसके अंदर क्षमता नहीं होती। जी लेकिन इनको करना यह था कि लोग मरे भी, जो इसका इस्तेमाल करें वो इनकी सहूलियत के हिसाब से मरे भी। तो जी 2021 से 22 के बीच ये पूरी सप्लाई का काम हो गया, और ये सारे के सारे पेजर वहां पहुंच गए, जिनके बैटरी में ही
विस्फोटकों का इंतजाम किया गया था और कैसे दूर यानी रिमोटली एक रिमोट सिस्टम के जरिए दूर बैठ के ही उसको अपने हिसाब से ब्लास्ट कराया जा सकता था। ये पूरी जी व्यवस्था कर दी गई। जब जी 2 साल के करीब बीतने को आया तब इनको लगा कि उनके अंदर मोसाद के अंदर इस बात को लेकर संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि कहीं जो ये पेजर हमारे पास आया है इसमें कोई संदेह वाली बात तो नहीं, कोई खतरे की वाली बात तो नहीं है, इसका कोई आधार नहीं था। लेकिन जानते हैं कि इसमें इमेजिनेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो उन लोगों ने ये तय किया कि हम इसको देखें, इस पर विचार करें और आंख मूंद करके धड़ल्ले से पेजर हम नहीं खरीदें। तो जी अब इनको इस बात का संदेह होना शुरू हो गया मोसाद वालों को कि ऐसी घटना कभी भी घटित हो सकती है, यानी ऐसा कभी भी हो सकता है कि इनकी जो ये पूरी कार्रवाई है ये इसका खुलासा हो जाए और फिर जी इनके सारे प्लान्स ही फेल कर जाए। तो इनके प्लान्स फेल करें इसके पहले ही, अब कुछ ही सप्ताह पहले ही उन लोगों ने इजराइल में बैठे बैठे ही ब्लास्ट कराने शुरू कर दिए, रिमोटली ब्लास्ट कराने शुरू कर दिए उन पेजर डिवाइसेस में। और साथ जी ही साथ जो उनका सोलर पैनल है उसमें, यहाँ सुनने में तो यहाँ तक आया कि इनके लोग इतने गहरी पैठ बना चुके थे कि जो कमोड का जो सीट होता है, जी कमोड के सीट तक में विस्फोटकों का इंतजाम किया गया। जी यानी लोग टॉयलेट जा करके और मल मूत्र विसर्जन से भी इनको डर लग रहा था कि अगर हम जी ऐसा करने जा रहे हैं तो खड़े खड़े और बैठे बैठे ना उड़ जाए। जी तो इस बात को लेके भी इनके अंदर डर पैदा हो गई। कोई बिजली का स्विच नहीं जला रहा था, कोई पंखा नहीं चलाना चाह रहा था, कोई सब लोगों ने तो मोबाइल फेंक दिए। जी तो लोगों के अंदर और तभी फिर विस्फोट होना शुरू हुआ सोलर पैनल्स के अंदर, जी जी क्योंकि वो तो पूरा अरब वर्ल्ड है तो उधर सोलर एनर्जी काफी अवेलेबल है ना, तो इस वजह से। लेकिन सोलर पैनल उन सब तक ही पहुंची थी, लेकिन मेन जो सोर्स था वो पेजर को ही बनाया पेजर गया था। था। और ये सारे जो ब्लास्ट हुए एक एक करके, उस ब्लास्ट से फिर पूरी दुनिया बचक हो गई। तो दुनिया को झटका देने में, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के मामले में दुनिया को चकित करने में, हैरान करने में, लाजवाब बनाने में मोसाद का कोई जवाब नहीं है। जी मोसाद एकदम से अनमैच्ड है, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। जी जी तो जिस तरीके से इन लोगों ने पेजर में ब्लास्ट कराया, सोलर पैनल में ब्लास्ट कराया, टॉयलेट की जो सीट है उसके ऊपर उसमें उन्होंने ब्लास्ट कराए, और एक तरह से उनके ईरान में यहाँ इसराइल में बैठे बैठे अमेरिका और इसराइल ने जिस तरह से उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को 2009 में क्रिपल कर दिया था। कभी इनका राष्ट्रपति कोई मारा जाता है, कभी इनके मिलिट्री का जो नंबर 2 कमांडर है वो कासिम मारे जाते हैं। तो इस जी तरह से की जो घटनाएं घट रही हैं ये एक संदेश देने की ही कोशिश है। और ईरान अगर अभी तक बचा हुआ है तो उसकी वजह एक वो छोटा देश नहीं है, एक बड़ा देश है, काफी डाइवर्सिटी है वहां पर, और एक प्रोमिनेंट इस्लामिक कंट्री है जी ईरान। तो इस वजह से इतनी बड़ी आबादी की वाला जो देश है वो दुनिया का एक अहम देश है, और वहां के नेतृत्व को कोई डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। कम से कम ऑल आउट वॉर की बात कोई भी जिम्मेवार मुल्क नहीं करेगा, और शायद इसी बात को ध्यान में रख करके थोड़े जिम्मेवाराना तरीके से पेश आ रहा है इसराइल। जबकि इसराइल के ऊपर जिस तरह से इन लोगों ने हमले किए हैं इसके बाद हालात सच में लगा कि बेकाबू हो जाएंगे। और कोई भी अभी देखिए नहीं चाहता कि वर्ल्ड वॉर जैसी, थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति हो जाए। और इसकी सबसे ज्यादा मॉन्गरिंग तो अगर हम देखें तो हो रही है मीडिया के अंदर, लेकिन जी मीडिया की तरह कोई गैर जिम्मेवाराना रुख अख्तियार करने वाले ये मुल्क तो है नहीं। तो इस वजह से अभी शांति बरकरार है। लेकिन आने वाले वक्त में ईरान की तरफ से मुझे लगता है कि अभी और गलतियां होंगी, चाहे उनके प्रॉक्सी की तरफ से हो या डायरेक्ट ईरान की तरफ से हो। इनके जी प्रॉक्सी का मतलब है हमास या फिर हिजबुल्लाह। तो जी या तो इनसे सीधे सीधे गलतियां हो या फिर मुझे लगता है कि आ, इनके प्रॉक्सीज करें। जी अब देखिए, ये देखने वाली बात होगी कि ऊंट किस करवट बैठता है। खासतौर पे मैं समझदारी की बात कर रहा हूं कि इफ एनी गुड सेंस फर्दर प्रिवेल्स अपॉन ईरान और नॉट, ईरान को सद्बुद्धि आती है या नहीं आती, ये देखने वाली बात होगी। अगर सद्बुद्धि नहीं आती, दिस इज गोइंग टू बी very tough time in coming years or months for world peace and
स्टेबिलिटी, जी स्पेशली इन गल्फ एंड अरब रीजन। जी अभी जी हूती के खिलाफ लड़ाई उसने छेड़ ही दिया है, तो जी अभी ईरान है, चाह रहा है कि जो प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन हैं, संगठनों को खत्म करें। एक देश को खत्म करने का निर्णय लेना कोई साधारण फैसला नहीं होता। आज के एक व्यापारिक युग में, आज के लोकतांत्रिक युग में, और आज के एक जिस में हर कोई जिम्मेदारी के साथ इस बात को महसूस करता है कि शांति सबसे जरूरी है। तो देखिए, जी वेस्ट एशिया और गल्फ क्षेत्र में शांति जले नहीं, शांति बची रहे, शांति बरकरार रहे, यही आज के दौर की सबसे बड़ी मांग है। और इसमें मोसाद से टकराने के बजाय इजराइल के जो सरकार है, उस सरकार के साथ एक डिप्लोमेटिक चैनल इनको जरूर शुरू करना चाहिए, ईरानियन लीडरशिप को। ये जी बहुत अच्छा होगा। जी जी। तो इस चर्चा में आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। जल्द फिर से जी मिलेंगे हम जी। एक बार। तब तक के लिए मुझे दीजिए आपका इजाजत। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।